हमें जॉब शेयर। जो शिवसेना की नीतियों पर नहीं चले उनका राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एम.एस. स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से किया सम्मानित। भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का किया गठन। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को बनाया गया समिति का प्रमुख। 27 सदस्यों वाली समिति तैयार करेगी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तेज हुआ नामांकन। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी भरे पर्चे। वहीं बिहार में इंडी गठबंधन में खींचतान जारी। बीमा भारती की पप्पू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत। इनकम टैक्स नोटिस पर कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार। कांग्रेस ने कहा बार बार दिए जा रहे हैं नोटिस। भाजपा बोली कांग्रेस ने नियम कायदों की उड़ाई धज्जियां। अपीलिएट ट्रिब्यूनल से कोर्ट तक साबित हो चुकी है कांग्रेस की गलती। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक मामले में दाखिल किया पहला आरोप पत्र। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर चार्जशीट में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को बनाया गया आरोपी। प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती भी अदालत में पेश। दिल्ली शराब घोटाले में और बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। ईडी के सामने पेश हुए दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर फिर बोला हमला। कहा किसने कितना माल खाया सब सामने आ रहा है। सामने आई माफिया मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट। हार्ट अटैक को बताया गया मौत का कारण। मौत की न्यायिक जांच कर रही टीम ने बांदा जेल का किया दौरा। उधर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार सुपुर्द खाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा की है। इस समिति में 27 सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक बनाया गया है और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया। तो 27 सदस्यों की जो समिति है उसका ऐलान किया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे जिस तरीके से 27 सदस्यों की समिति का ऐलान किया गया है तो कहीं ना कहीं दारोमदार जो है वो इन 27 सदस्यों पर, और कब तक हम मान के चलें कि जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र है वो तैयार होगा? ये देखिए, बीजेपी ने सुझाव मांगे थे घोषणा पत्र तैयार करने के लिए आम चुनाव 2024 के लिए, और अब जब औपचारिक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, तो ये कमेटी बैठक करेगी। और हमने देखा है कि कमेटी के सदस्यों में तमाम राज्यों से नेताओं को शामिल किया गया है। कई वरिष्ठ मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, और कुछ बैठकों के बाद अंतिम रूप जो घोषणा पत्र है, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र के नाम से जारी करती है लोकसभा चुनाव के लिए, उसको जारी कर दिया जाएगा। आमतौर पर देखने को मिला है कि जब पहले चरण का मतदान बहुत नजदीक आ जाता है तब भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती है। और उम्मीद यही है कि जब आज घोषणा पत्र के लिए समिति का ऐलान हो गया है तो जल्द ही समिति के बैठक बुलाई जाएगी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, और उसके बाद इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोशिश ये होगी
कि अगले एक हफ्ते में एक तरह से पूरा मसौदा तैयार कर लिया जाए और उसके अप्रूवल के बाद जल्द से जल्द बीजेपी अपने संकल्प पत्र को जारी करे। जी शैलेंद्र, और हमने देखा कि चुनावों की घोषणा के बाद से ही बीजेपी पूरी तरीके से कमर कसती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे एनडीए की हम बात करें, खासतौर से जब सीट आवंटन को लेकर भी हमने देखा, वहां एक जो स्थिति है वो पूरे तरीके से साफ नजर आती है, जबकि जो अभी जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी जो खींचतान है वो किसी से छिपी नहीं है। ये देखिए, हमने देखा है कि जब से ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, बीजेपी में तमाम दलों के नेता शामिल हो रहे हैं और बीजेपी इस बात को कहती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर न केवल दिल्ली में बल्कि हमने देखा कि महाराष्ट्र हो या बाकी राज्यों में राज्य स्तर पर पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग हुई है और एक डाटा भी आया है जिसमें बड़ी संख्या में राज्यों में ज्वाइनिंग हुई है। तो ये बीजेपी का कहना है कि ये दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने का भी फैसला किया गया है। दूसरी ओर यह है कि अगर आप टिकट आवंटन के मामले में देखें, उम्मीदवारों की सूची के ऐलान के मामले में देखें या फिर सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के मामले में देखें, तो बीजेपी यह दावा कर सकती है कि इसमें उसने जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उससे एक तरह से बाजी मारी है। चूंकि टिकट वितरण में भी उसने जल्दबाजी दिखाई है, एक तरह से देखें कि दूसरे दलों से वो आगे है, विपक्षी दलों से। इसके साथ ही साथ जो सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा के ऐलान में भी बीजेपी और एनडीए ने एक तरह से बाजी मारी है तमाम विपक्षी दलों के गठबंधन के मुकाबले। जी शैलेंद्र, बिल्कुल। और जो ये समिति का जो गठन किया गया है, जिसकी जो सूचना जारी की गई, जो सूची हमारे सामने आई है, देखा जाए तो अमूमन कोशिश यही है कि देश के हर एक राज्य की ना बात करके हर एक हिस्से को अगर देखा जाए, भाग को देखा जाए, तो वहाँ के सदस्य हैं जो कि इस समिति में शामिल हैं और कोशिश यही कि हर बार की तरह जो संकल्प पत्र आता है एक मजबूती से भरा हुआ, शायद वही स्थिति इस बार भी नजर आएगी। देखिए, बीजेपी गाँव गरीब किसान पर फोकस करती रही है, दावा करती रही है। और आप संकल्प समिति, जो घोषणा पत्र समिति राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो घोषित की गई, उसमें आप देखिए कि क्षेत्रवार एक तरह से उसमें प्रतिनिधि दिखाई देते हैं। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्व भारत हो, उत्तर पूर्व भारत हो, मध्य भारत हो, सब जगह से नेताओं के नाम शामिल है। दूसरी बात, अगर आप एक तरह से देखें सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व के मुकाबले में भी देखें तो एक संतुलन दिखता है। तो ये दिखाता है कि बीजेपी ने एक तरह से संकेत दिया है कि उसके घोषणा पत्र में किन अहम बातों पर, किन वर्गों पर फोकस रहने वाला है। जी, जाहिर तौर पर यानी एक संकेत जो है वो सीधे तौर पर यहाँ दिया गया है कि देखिए किस तरीके से जो घोषणा पत्र की समिति का ऐलान किया गया है। लेकिन खासतौर से शैलेंद्र, अगर देखा जाए, क्योंकि लगभग हर एक दल जो है वो इन चुनाव के लिए भरसक प्रयासों में लगा है, कमर कसता नजर आ रहा है, लेकिन खासतौर से बीजेपी के जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अगर देखा जाए चुनाव की घोषणा के बाद से ही, तो हम कह सकते हैं एक बिल्कुल एक सीधी जो दिशा है उसमें पार्टी के कार्यकर्ता हों, फिर चाहे सांसद हों, केंद्रीय मंत्री हों, सब एक दिशा में एकजुटता के साथ काम करते हुए नजर आते हैं और उसी की बानगी इस समिति में भी हमें नजर आ रही है। ये देखिए, बीजेपी का दावा है कि वो एकमात्र ऐसा दल है जहां पर किसी एक परिवार के आधार पर फैसला नहीं होता। जी, बीजेपी का अपना जो संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाली पार्टी है। वहां पर आप देखें कि तमाम राज्यों से विचार विमर्श करके रणनीतियों को आगे राज्यों के जो नेता हैं, जो कोर ग्रुप है, उससे बातचीत करके वहां के नाम अनुशंसा के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब नाम आता है उम्मीदवारों का, तब फैसला किया जाता है। इस तरह से एक संस्कृति है, चाहे वो चुनावी अभियान की बात हो या फिर जो बीजेपी संगठन के कार्यक्रमों का ऐलान करती है, उसमें भी जिस तरह से भागीदारी देखने को मिलती है बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की। और ये सुनिश्चित किया जाता है कि शीर्ष स्तर के नेताओं का संवाद जितना हो सकता है उतना जिला स्तर, ब्लॉक और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से हो सके, जिससे जो संदेश है, जो बीजेपी संदेश जनता तक पहुंचाना चाहती है, वो बेहतर तरीके से पहुंच सके। और इस लिहाज से बीजेपी की एक संगठन की व्यू रचना है जो एक बहुत प्रभावी तरीके से काम करती है। और जब चुनाव आता है तो हम देखते हैं कि कई चुनाव प्रभारियों का ऐलान करके, सह प्रभारियों का ऐलान करके ये जिम्मेदारी दी भी जाती है। हमने देखा कि हाल ही में बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ क्लस्टर प्रभारी,
यानी 3 या 4 लोकसभा मिला के किसी एक नेता को जिम्मेदारी दी जाती है कि वहां से फीडबैक लें, क्या कुछ नेताओं के वहां दौरे लगने हैं, क्या कार्यक्रम किए जाने हैं, उस पर काम करें। तो बीजेपी बहुत व्यवस्थित तरीके से चुनाव भी लड़ती है और संगठन के कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर उतारती है। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि मजबूती जो है वो लगातार नजर भी आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र बता रहे थे किस तरीके से घोषणा पत्र समिति का जो ऐलान है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है और राजनाथ सिंह इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो नामांकन का काम तेज हो चला है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में अटिंगल लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। वहीं जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना नामांकन दाखिल किया है। शेखावत को लगातार तीसरी बार पार्टी ने जोधपुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने नामांकन रैली कर लोगों को संबोधित भी किया। इस रैली में जोधपुर क्षेत्र के सभी विधायकों सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से भाजपा प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चंद्रशेखर का सीधा मुकाबला 3 बार से लगातार सांसद शशि थरूर से होगा। केरल में कुल 20 सीटें हैं और भाजपा इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि राज्य से उसे अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं। वहीं बात कांग्रेस की जाए तो पार्टी के अंदर हुई बगावत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के कोलार सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। केवी गौतम इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दरअसल इस सीट से राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के मुनियप्पा के दामाद चिक्का पिदन को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही थी, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस के अंदर बगावत हो गई और विधायकों और नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। भारी दबाव के चलते मुनियप्पा के दामाद का टिकट काट दिया गया। विद्रोहियों का कहना है कि ये मुनियप्पा की पारिवारिक राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई की जीत है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर आज बीजेपी में शामिल हुई। डॉक्टर अर्चना पाटिल लातूर जिले का एक बड़ा नाम है। इससे बीजेपी की लातूर में ताकत बढ़ेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यों और उनके मूल्यों से प्रेरित होकर डॉक्टर अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल हुई हैं। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे प्रेरित होकर वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। बीजेपी ज्वाइन किए कोई वजह नहीं, मुझे काम करना है। मैंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया, अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। मैंने कांग्रेस में कोई आधिकारिक तौर पे काम नहीं किया है, तो मैंने कोई छोड़ के नया कुछ नहीं किया है। ये मेरा श्री गणेश है आज पहली बार। महिला रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन महाविधेयक जो उन्होंने लाया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। कर्नाटक की 2004 से 2009 तक सांसद रही डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा जयराम रमेश और पवन खेड़ा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुई। Karnataka always played a very vital and historical role in the life of Congress, and Congress played very vital role in Karnataka's politics. You are all aware of it. I am very happy to speak before you because that is my home. I am from media. From media, an ordinary journalist, a honest journalist, got an opportunity through the Congress in 2004. It is Indian National Congress they picked me to fight against the former Prime Minister of India, Shri Deve Gowda ji in Karnataka. और वहीं पप्पू यादव द्वारा पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने के बाद पूर्णिया में सियासी हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव को गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। तो सभी नेता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और इस तरह से जो है कि हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं, तो
जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। तो पूरे देश का लड़ाई में इस तरह से कहेंगे तो अच्छा बात नहीं है। उनसे यही हम आग्रह करेंगे, वो तो गार्जियन है और गार्जियन के तरह जो है ना फर्ज निभाने का काम करे। गार्जियन के जैसे फर्ज निभाने का काम करें, ये कह रही थी बीमा भारती। फिलहाल ये थी खबरें 24 की चुनौती की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा डीडी न्यूज पर, लेकिन फिलहाल हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर हरदीप कौर की अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को आरोपी बनाया गया है। न्यूज क्लिक पर पैसे लेकर चीन के समर्थन में प्रोपेगेंडा करने का आरोप है कि पोर्टल ने ये रकम विदेशी फंडिंग से हासिल की थी। फंडिंग में चीन का लिंक भी उजागर हुआ था। पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। इन दोनों के खिलाफ मामला 17 अगस्त 2023 को दर्ज किया गया था। आज अदालत में प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को पेश किया गया। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे क्या कुछ ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले में? आज चार्जशीट दाखिल की गई है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल 9000 से ज्यादा पन्नों की ये चार्जशीट है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से न्यूज क्लिक देश के अंदर इस तरह के आर्टिकल लगातार लिख रहा था जो सरकार के खिलाफ थे और जिनका कोई आधिकारिक जो सबूत है वो भी नहीं था या आधिकारिक स्टैंड भी नहीं था। अपने हिसाब से ही खबरों को इस तरीके से घुमाया जा रहा था ताकि हर खबर ये लगे कि जो सरकार है वो गलत कर रही है, यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है और जो सरकार की तरफ से ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो न्यूज क्लिक के द्वारा फैलाया जा रहा था। आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज करी थी, तमाम न्यूज क्लिक से लोग जो जुड़े हुए थे उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, उनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई भी करी थी। अभी जो जानकारी है 480 के करीब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं जो सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रखे हुए हैं और उनको चार्जशीट में लगा के उनको पेश भी किया है अदालत में। तो निश्चित तौर पर ये लोग 38 करोड़ रुपए इनको पहुंचाए गए थे। चाइना इसके लिए फंडिंग कर रहा था। नोवेल रॉय सिंघम जो खासतौर से हम कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी के काफी नजदीक थे, वो इस फंडिंग को कर रहे थे और मकसद यही था कि सरकार विरोधी आर्टिकल लिखना, सरकार विरोधी जो गतिविधियां हैं उसको अंजाम देना। यही कारण है कि आप देखें कि स्पेशल सेल ने तमाम पत्रकारों को पूछताछ के लिए भी बुलाया था जो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए थे। अवैसार शर्मा का भी एक बड़े पत्रकार है, उनका नाम भी आया था, उनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई भी हुई थी। स्पेशल सेल के ऑफिस में पहुंचे भी थे और उनसे पूछताछ भी हुई थी। आज 9000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट ये बताती है कि स्पेशल सेल इस पूरे मामले में एक अंजाम तक पहुंची है और उसने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरीके से न्यूज क्लिक देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था और 9000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट अब अदालत में पेश कर दी गई है। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं 9000 पन्ने की चार्जशीट और 480 जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जिनका जिक्र इसमें किया गया है, जिसको भी साथ में लाया गया था, कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रमाण के तौर पर भी इनको देखा जा सकता है। लेकिन आज जो पेशी की गई है उसमें पुरकायस्थ और जो HR हेड थे चक्रवर्ती, उनको पेश किया गया, कोई अन्य भी थे? देखिए, अभी तक ये दो ही जो लोग हैं उनकी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मीडिया से बहुत ज्यादा चीजें शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि एक तो देश के खिलाफ मामला है, काफी सेंसिटिव मामला है, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जो पत्रकार है, न्यूज क्लिक से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनको भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस बात से संदेह हो जाए या इस बात से उनको आशंका हो जाए और वो भूमिगत हो जाए। यही कारण है कि बहुत ज्यादा मीडिया से जानकारी शेयर नहीं कर रही है। स्पेशल सेल ने इतना जरूर बताया है कि 480 के करीब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो छापेमारी के दौरान उनको मिले थे, तो सबूत के तौर पर उनको अदालत में पेश किया गया। और जो चार्जशीट है वो 9000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि किस तरीके से पैसा आ रहा था, किस तरीके से उस पैसे को सामाजिक कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जा रहा था, किस तरीके से उस पैसे को पत्रकारों तक पहुंचाया जा रहा था, और सरकार के खिलाफ लिखने के लिए लगातार जो कोशिश है वो न्यूज क्लिक के द्वारा जारी थी। ये तमाम जानकारी अदालत के सामने अब स्पेशल सेल ने रख दी है। अब आगे अदालत इस पूरे मामले में संज्ञान लेगी और जो लोग दोषी हैं उनको सजा देगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो न्यूज़ क्लिक मामले से संबंधित अपडेट हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से 9000 पेज की जो चार्जशीट है वो दायर की गई है और 480 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हैं उनको भी इसमें बतौर सबूत, बतौर प्रमाण जो है उनको यहाँ पेश किया गया। साथ ही अगर बात की जाए जो संस्थापक हैं न्यूज़ क्लिक के पुरकायस्थ, उनको आज पेश किया गया और HR हेड चक्रवर्ती को भी पेश किया गया। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिल्ली के बहुचर्चित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को एक कैंपेन की शुरुआत की। कैंपेन में सुनीता ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जनता से आशीर्वाद मांगा है। कैंपेन पर दिल्ली के भाजपा नेता ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पूर्व दिल्ली के सांसद और भाजपा नेता मनोज तिवारी से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल एक कैंपेन लॉन्च किया था, केजरीवाल को आशीर्वाद। उस कैंपेन की क्या स्थिति है जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के सांसद और भाजपा नेता मनोज तिवारी। सर, कल एक कैंपेन लॉन्च किया था और जो खबर आ रही है कि उस कैंपेन का एक नेगेटिव कैंपेन चल रहा है। जब भी आजकल कोई कहेगा केजरीवाल को आशीर्वाद दो, तो दिल्ली की जनता के लिए भ्रष्टाचारी को आशीर्वाद देने को बोल रहे हैं, जिसने दिल्ली को गंदे पानी से, टूटी गलियों से, टूटी सड़कों से, बुजुर्गों के बंद पेंशन से, राशन कार्ड न बनाने से, गंदी यमुना से, जिसने दिल्ली को ऐसा रुलाया है कि उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो लोग उनको आशीर्वाद थोड़ी देंगे। अभी तो लोग अभिशाप दे रहे हैं। और उन्होंने जो नंबर कुछ जब सर्कुलेट हुआ ना, तो कई लोग ऐसे लिखते पाए गए, पहले पैसा जमा करो लूट का। और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के इस झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार के जाल में अभी तड़फड़ा रहे हैं। जैसे इनको मौका मिलेगा ना, अब अरविंद केजरीवाल के प्रति दिल्ली की कोई संवेदना नहीं है। दूसरी बात, कहाँ है आम आदमी पार्टी के लोग, कहाँ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? वो क्यों नहीं आशीर्वाद मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए? पत्नी को ही क्यों मांगना पड़ रहा है? इतना बड़ा कैंपेन, इतनी बड़ी लोकप्रियता, फिर एक करप्शन, वो बता रहे हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो उनकी गिरफ्तारी गलत है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है इस कैंपेन पर भी सवाल उठेगा। और भ्रष्टाचारी का कैंपेन नहीं होता है, कैंपेन प्रत्याशी का होता है, कैंपेन किसी सरकार का होता है। जब कोर्ट में आए थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो ऐसा कुछ बात नहीं कहा। वो तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो मान के चल रहे हैं कि मैं तो गया। आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि केजरीवाल को फंसाया गया है, गलत फंसाया गया है, गलत तरीके से जेल में रखा गया है ताकि पार्टी को कमजोर किया जा सके। देखिए, जनता के सामने दो विचार स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ, भ्रष्टाचारी को लाओ, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, अपराध हटाओ, आतंकवाद हटाओ। जनता को जो पसंद होगा उसके लिए आगे बढ़े। धीरज कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के समय केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल की मदद नहीं करने की बात कही थी। हालांकि आंकड़े तमाम आरोपों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 633.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 1000 करोड़ की जो राशि है वो आवंटित की। पीएम आवास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की जो राशि है वो दी गई। इसके साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए 403 करोड़ 53 लाख आवंटित हुए और वहीं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत 360 करोड़ 80 लाख की मदद दी गई। जबकि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत 85 करोड़ 60 लाख की राशि हिमाचल प्रदेश को आवंटित की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हिमाचल प्रदेश की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं बजट सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में हिमाचल सरकार ने बताया था कि राज्य को 2022 और 23 के दौरान केंद्र सरकार से 15 जनवरी 2024 तक विभिन्न मदों में 19,282 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो केंद्र ने हिमाचल को पर्याप्त मात्रा में सहायता राशि मुहैया कराई। ऐसे में हिमाचल के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाना तथ्यात्मक रूप से समझ से परे है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है डीडी न्यूज पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।